नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती सीजी टेट 2026 के लिए यहाँ 22वां वीडियो है, जिसके माध्यम से देखेंगे हिंदी सामान्य ज्ञान जो कि लैंग्वेज 1 का है और ये आपके पेपर 1 और पेपर 2 के हिसाब से तैयार किया गया है। दोस्तों, अगर आप पिछले ईयर्स में जो एग्ज़ाम हुआ है उन सभी प्रश्नों को देखोगे तो फिर पता चलता है कि एक तो 30 में से 15 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि सामान्य हिंदी का जीएस रहता है, ठीक है, और 15 प्रश्न ऐसे रहते हैं जो कि हिंदी पेडागोजी का रहता है, लैंग्वेज 1 का। तो इसमें से आज जो देखने वाले हैं सामान्य हिंदी को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके हर एग्ज़ाम में काम आएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये आपकी टेट भर्ती के लिए है, आपके टीचर भर्ती के लिए भी ये काम आएगा, क्योंकि हम लोग जो है 1 फरवरी के बाद लगातार 2 फरवरी से या 3 फरवरी से टीचर भर्ती के लिए देखेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में जैसे ही टेट भर्ती होगा उसके बाद लगभग 4,700 कुछ है ना, लगभग मतलब 295 पद कम हुआ है। उसके बाद से लगभग 4,700 प्लस पदों पर भर्ती होना है। ऐसे में लगातार आप बने रहना, ऐसा नहीं कि टेट भर्ती हो गया फिर अपने को आराम से बैठे रहना है, जब टीचर भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा तभी पढ़ेंगे। ऐसा करोगे तो आप पीछे हो जाओगे। तो मौका अच्छा है, लगातार बने रहना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना, ठीक है। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर हम पहला प्रश्न देखते हैं, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है। बताओ, लोहे का चना होता है क्या? नहीं होता, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि लोहे का चना चबाना मतलब क्या होता है, ये मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन दिया है भूख लगना, कठिन संघर्ष करना, चना खरीदना है या चने भुनना है। क्या जाएगा बताओ दोस्तों इसका आंसर? लोहे के चना चबाना मतलब होता है कठिन संघर्ष करना, है ना, कठिन संघर्ष करना इसका आंसर सही रहेगा। आप ना हमें 30 में से आपका कितना सही गया है आप हमें बताएं, है ना। हो सकता है कई लोगों का 30 में 30 सही हो सकता है 30 में से 25 सही हो, लेकिन अगर इतना सामान्य सा प्रश्न है 30 में से अगर किसी का 20 बनता है तो फिर आप बहुत मतलब हिंदी के क्षेत्र में कमज़ोर हो, आपको और अत्यधिक मेहनत करना है, ठीक है। तो कोशिश करना 30 में से लगभग 20 प्लस होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, कान पर जू ना रेंगना मुहावरे का अर्थ है। कान पर जू ना रेंगना, बात को अनसुना करना, कि माथे में जू होना, कान में कीड़े होना, या बिल्कुल भी नहीं सुनना। क्या जाएगा बताओ? ABCD में कान पर जू ना रेंगना मतलब है बात को अनसुना करना, है ना। जैसे कि होता है ना, किसी को हम अपनी बात कहते हैं, अब वो इंसान जो है बात को अगर नज़रअंदाज करता है तो फिर उस बात को ध्यान नहीं देता, और इसलिए एक शब्द प्रयोग करते हैं कि कान पर जू ना रेंगना। चौथा प्रश्न है, बीड़ा उठाना मुहावरे का अर्थ है। बीड़ा उठाना, आप सभी को पता है कि बीड़ा, जैसे कि हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं तो छत्तीसगढ़ में एक शब्द आता है बीड़ा। बीड़ा किसे कहते हैं? धान का जो करपा का जो बंडा रहता है उसे बीड़ा कहते हैं। तो बीड़ा या भारा उसी को उठाना, लेकिन हिंदी मुहावरे में अलग आ जाता है, ठीक है। बीड़ा उठाना मुहावरे का अर्थ होता है किसी काम का भार लेना, यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हो ना तो अपने जवाबदारी पर उसको करना है, और यही जो है किसी काम का भार लेना यानी कि बीड़ा उठाने का अर्थ होता है। चौथा प्रश्न है, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सही अर्थ है। बताओ, अक्ल का दुश्मन ये जो होता है ना दोस्तों, इसका आंसर रहेगा महामूर्ख, है ना। महामूर्ख के लिए प्रयोग किया जाता है। ये तो खुद अक्ल का दुश्मन है, यानी कि ये महामूर्ख है। आंसर आ जाएगा C नंबर का। आंख सेकना का सही अर्थ है। बताओ, आंख सेकना जैसे कि दुखती आंख का उपचार करना, आंख के इशारे से प्रेम जताना, अनुचित कार्य करना है, या दर्शन सुख लूटना। क्या जाएगा बताओ? आंख सेकना मतलब D ऑप्शन, दर्शन सुख लूटना रहेगा। अगला है, नेकी कर दरिया में डाल कहावत का सही अर्थ है। नेकी कर दरिया डाल, इसको ना सभी की जीवन में होना चाहिए। ज़्यादातर क्या करते हैं, नेकी करते हैं, मदद करते हैं, सहायता करते हैं, लेकिन वो आजकल यूट्यूब में डालता है, फेसबुक में डालता है कि मैंने मदद किया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम नेकी कर दरिया में डाल, यानी कि उपकार के बदले प्रत्युपकार की आशा न करना है।
ठीक है। अगर हम किसी पर उपकार करते ना तो हमको ऐसा उम्मीद ना रखें, हम ऐसा उम्मीद ना रखें कि वो भी हमारे लिए कुछ करेगा। तो यही है नेकी कर और दरिया में डाल। सातवां है लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ है। बताओ, लंगोटी मतलब जो पुराने बुजुर्ग पहनते ना धोती का लंगोटी, उसे कहा गया है। और एक है फाग खेलना, फाग खेलना मतलब होली खेलना है। तो भाई फाग खेलना लंगोटी में, इसका अर्थ क्या है? ये रहेगा दरिद्रता में आनंद मनाना, है ना। दरिद्रता में आनंद मनाना यानी कि गरीब है लेकिन वो आनंद में है। लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ यही है। आठवां प्रश्न है भाषा में सरलता, चमत्कार और प्रवाह उत्पन्न करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? बताओ। जैसे कि आप देखना, सामान्य सा अगर हम बोलते हैं, अगर उस सामान्य शब्दों में अगर हम कहीं कहीं पर बीच बीच में मुहावरे का प्रयोग करते हैं, लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं ना, तो इसमें होता क्या है, उस भाषा की जो सरलता है उस पर चमत्कार और प्रवाह उत्पन्न करने के लिए बहुत ही बेहतर शब्दावली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसीलिए आंसर ए रहेगा। अगला है सीधे का मुंह कुत्ता चाटे लोकोक्ति का अर्थ है। सीधे का मुंह कुत्ता चाटे क्या जगह बताओ? सीधे का मुंह कुत्ता चाटे ABCD ऑप्शन है। सदैव सज्जन बनना अच्छा नहीं है। देखो यहाँ पर क्या है, सज्जन बनना अच्छी बात है लेकिन हमेशा सज्जन बनना ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, जैसे कि खड़ा पेड़ है लेकिन हमेशा खड़े पेड़ जो है अच्छा हो ऐसा नहीं ना, क्योंकि इंसान जो है खड़े पेड़ को पहले ही काटता है। तो इसीलिए है सदैव सज्जन बनना अच्छा नहीं होता, इसीलिए कहा गया है सीधे का मुंह कुत्ता चाटे। अगला है चुगली करना अर्थ के लिए सटीक मुहावरा है। तो चुगली करना, अभी चुगली करना है, इसके लिए सटीक मुहावरे का हम प्रयोग करते हैं। इधर उधर की लगाना, है ना, इधर उधर की लगाना यानी कि इधर की बात उधर और उधर की बात इधर। और सबसे यही कहेगा कि मैंने तुमको बता दिया है और किसी को मत बताना। ये एकदम से मतलब शर्तिया शब्द है। ठीक है, अगर किसी का आप भी देखना कोई चुगली करेगा ना, मतलब किसी के खिलाफ, तो पक्का बोलेगा कि मैंने आपको बोल दिया है तुम किसी को मत बताना, और वो भी अगले को वैसे बताएगा और उसको भी बोलेगा कि मैं तुमको बताया है और किसी को मत बताना। तो ये है चुगली करना, इधर उधर की बात को इधर उधर करना। अयोग वह वर्ग का उदाहरण है। बताओ, अयोग वह वर्ग। छात्रा, ढ ढ, अम आहा उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ, अयोग वह शब्द में सिर्फ 2 शब्द आते हैं और ये कौन से हैं? अम आहा। अम और आहा ये जो है अयोग वह के अंतर्गत आता है। कभी कभी जैसे कि अयोग वह को स्वर व्यंजन के अंतर्गत रखा जाता है। हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? बहुत ही सिंपल सी शब्द है। हिंदी भाषा में वह कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? तो स्वर रहेगा इसका आंसर, स्वर। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से सही शब्द कौन सा है? मतलब निम्नलिखित में से सही शब्द कौन सा है? यहाँ पर शब्द की बात क्या है? आषाढ़, आषाढ़, आषाढ़ या आषाढ़। बोलने का तो एक ही जैसा लग रहा है लेकिन कहीं ना कहीं मात्रा में फर्क है, अशुद्धियाँ इसमें व्याप्त हैं एक को छोड़कर। और ये आंसर सही रहेगा आषाढ़, क्योंकि बड़े एक मात्रा, फिर साढ़ में बड़े एक मात्रा षटकोण के सामने, फिर ढा, तो आषाढ़ यही इसका आंसर सही रहेगा। दोस्तों कभी कभी हम लोग ना जैसे कि ऑब्जेक्टिव जब व्यापक में हल करते हैं तो ऐसे गोला मारने के समय ना गलती कर लेते हैं। जैसे कि अचानक जल्दबाजी के चक्कर में मार तो दिए, फिर याद आता है कि अरे यार इसका आंसर ऐसा होना चाहिए, तो इसको भी हल कर देते हैं। तो ऐसा ना करें, है ना। अच्छा, ऐसा कभी कभी हो जाता है तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मान लो जाए ग्रुप में आप देखना, अभी तो आपके टेट भर्ती में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बाय द वे अगर हो जाता है कभी कभी, अब मुझे पता है कि इसका आंसर ए है लेकिन मैंने बी आंसर को गोला लगा दिया। अब पता चल गया कि अरे यार मेरे से गलती हो गया। तो आपको करना क्या है कि गलती हो गया इसका मतलब ये है कि 1-3 के हिसाब से अगर करते हैं ना तो ये आपको नुकसान दे सकता है। तो ऐसे में आपको इसे भी लगा देना है। जब 2 गोला एक साथ फिल होगा ना
तो व्यापम की मशीन जो है इसे रिजेक्ट कर देगा। इससे होगा क्या कि आपको जो मिलने वाला माइनस मार्किंग है वो कम से कम नहीं मिलेगा। एक तरीका है, लेकिन इसमें तो खैर ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी वर्णमाला में अंतिम पंचाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? अंतिम पंचाक्षर बताओ, इसका आंसर आ जाएगा अनुनासिक रहेगा। दोस्तों हम सभी को पता है कि अंतिम पंचमाक्षर किसे कहते हैं, कभी कभी यहाँ से प्रश्न आते हैं। जैसे कि व्यंजन में 5 वर्ग अलग है, जैसे क वर्ग, ट, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, जैसे क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न, इस प्रकार से है। तो जैसे कि क वर्ग में क्या है, क ख ग घ अंगा 5 है, इसमें से पांचवा शब्द जो होता है पंचमाक्षर कहलाते हैं। जैसे च वर्ग में च छ ज झ ञ, तो ञ जो है पंचमाक्षर। ट वर्ग में ट ठ ड ढ न जो है पंचमाक्षर है। इस प्रकार से होता है। किस संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता? किस संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता? तो भाववाचक का बहुरूप होता है, व्यक्तिवाचक के भी होता है, जातिवाचक के भी होता है, लेकिन द्रव्यवाचक का बहुवचन नहीं होता। यहां पर लिखा है बहुवचन रूप नहीं होता, तो द्रव्यवाचक का नहीं होता। अगला है जेठ का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? जेठ का स्त्रीलिंग शब्द होता है वह जेठानी है, और जेठ पुल्लिंग है। पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद क्या है? मतलब पुरोहित का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या आ जाएगा? पुरोधन हित है कि पुरधन अहित है कि पुराधन हित है या पुरोधन अहित है? दोस्तों इसका आंसर रहेगा पुरोहित का पुराधन हित यानी कि पुरोहित। सी ऑप्शन सही रहेगा। निम्न में से कौन सा रूढ़ शब्द का उदाहरण है? रूढ़ शब्द का, दोस्तों रूढ़ शब्द मतलब क्या होता है? जैसे कि रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है। तो रूढ़ शब्द का उदाहरण जो होता है एक ऐसा शब्द जिसको अगर तोड़ा जाए तो कोई भी अर्थ नहीं बनता। अब इसमें से जल ही एक ऐसा शब्द है जिसको अगर तोड़ देते हैं ज और ला, तो इसका कुछ अलग बन रहा है क्या शब्द, इसका कुछ अलग बन रहा है क्या? नहीं, तो दोनों का एक साथ ही कुछ शब्द बनता है। तो जल आंसर सही रहेगा। निम्न शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? बताओ, निम्न शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? चक्रपाणी। अब यहाँ पर आ गया योग रूढ़, इसका मतलब ये होता है योग रूढ़ ऐसे शब्द जो अपने सामान्य अर्थों को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करता है। जैसे कि चक्रपाणी, चक्र मतलब जो हाथ में पकड़ते हैं ना, चक्र, पानी मतलब हाथ को कहा गया है। तो चक्रपाणी हाथ में चक्र पकड़ने वाला अर्थात भगवान विष्णु के लिए है, और ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। दुग्ध तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द है, तद्भव संस्कृत से हिंदी कन्वर्टेड है। दुग्ध का दूध आंसर सही रहेगा। रिक्शा किस भाषा का शब्द है जो हिंदी में प्रचलित है? दोस्तों रिक्शा जो कि जापानी भाषा का शब्द है, ठीक है, और ये जापानी भाषा का शब्द हमारे देश में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। अगला है यथाशक्ति में कौन सा समास है? बताइए यथाशक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या अव्ययी भाव समास? क्या आ जाएगा इसका आंसर? ये यथाशक्ति में आंसर आ जाएगा अव्ययी भाव, है ना, अव्ययी भाव इसका आंसर सही रहेगा। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, जितना शक्ति है उतना करो, यथाशक्ति तथा भक्ति, इसका पहला अव्यय होता है। इन समस्त पदों का प्रयोग क्रिया विशेषण के समान होता है, तो आंसर क्या रहेगा? अव्ययी भाव समास होता है। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? तो त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है बताइए, आंसर क्या जाएगा इसका? त्रिभुज शब्द में है द्विगु समास। अच्छा, जहां पर समस्त पदों में जो पूर्व पद में संख्यावाचक होता है, जैसे त्रिभुज है, द्विज है, चौराहा है, इस प्रकार से जितने भी शब्द है जिसमें संख्यावाचक हो ये सभी द्विगु समास के अंतर्गत आता है। फिर आता है आजकल शब्द में कौन सा समास है? दोस्तों बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। आजकल, आज है और कल है, दो शब्द विपरीत है, आज और कल। तो यहां पर जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में
और रहते हैं वो लोप हो जाता है, जिसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, आज हो रहे हैं, उसके बाद कल है, तो दोनों का अलग नहीं, दिन और रात, आज कल, माँ बाप भाई बहन, ये सभी इसमें आ जाएगा। 23वां है गृह प्रवेश में कौन सा समास है, बताओ गृह प्रवेश में कौन सा समास है। गृह प्रवेश यानी कि गृह में प्रवेश अधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, और ये तत्पुरुष समास का है। तत्पुरुष समास के अंतर्गत भी आता है बहुत सारा पार्ट है ना, जिसमें से अधिकरण है, क्योंकि इसका प्रयोग जो है में होता है, अधिग्रहण में पर है ना, में पर जो रहता है। गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश। नील गाय में कौन सा समास है, बताओ। नील गाय, नीला है जो गाय, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास होता है जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद विशेषण विशेष या उपमान उपमेय संबंध में प्रयुक्त हुआ हो तथा उसे समास किया गया हो तो उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। दोस्तों एक चीज याद रखना, जैसे कि मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ ना, तो आपको ना प्रयास ये करना है कि हिंदी में से 30 में से लगभग आपका 25 प्लस सही होना चाहिए। आपके एग्जाम की बात है, क्योंकि आप हिंदी को शुरू से पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं है कि हिंदी को आपने नहीं पढ़ा है, पहली बार आप पढ़ रहे हो। हर एग्जाम में आपने इसको सिलेबस के रूप में आपने देखा है। ऐसे में आपको एग्जाम में लगभग 30 में से 25 प्लस बनाना है, टारगेट लेके चलना है। 26वां है जिसके पास कुछ ना हो क्या कहलाते हैं, बताओ। जिसके पास कुछ ना हो, हम लोग सामान्य भाषा में कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं, छत्तीसगढ़ी में। जिसके पास कुछ ना हो वो गरीब है, ऐसे बोलते हैं ना, जिसे भाई इसके पास कुछ नहीं, बेचारा गरीब है। तो लेकिन यहाँ पर हिंदी में ना जिसके पास कुछ ना हो, इसके लिए एक शब्द है अकिंचन। अकिंचन शब्द कहलाता है। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, और जो कुछ न जानता हो वो अल्पज्ञ। तो आंसर सी रहेगा सर्वज्ञ में। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके, बताओ, जिसका ज्ञान जो है इंद्रियों द्वारा ना हो सके, इसे क्या बोलते हैं, अगोचर बोलते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ना हो सके, अगोचर। इंद्रियों से जिसका ज्ञान संभव ना हो या दिखाई न देने वाला, ये परमात्मा है, यानी कि अगोचर है। अपने इंद्रियों से यानी कि नाक कान मुंह हाथ पैर से वहां ना दिखे। 29वें नंबर के प्रश्न है साहचर्य विधि से भाषा की आरंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है, बताओ। साहचर्य विधि से भाषा की आरंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है। आंसर आ जाएगा खेल खेल में, है ना, खेल खेल में इसका आंसर सही रहेगा। अगला है दोस्तों, ये प्रश्न ना आप लोगों के लिए होमवर्क है और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या बोला गया है कि मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। क्या है, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। तो इसमें हर्षिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है। ऑप्शन पहला है व्याकरणीय नियमों की जानकारी ना होना, दूसरा है नियमों का अति सामान्यीकरण है, तीसरा है भाषा प्रयोग में असावधानी, और चौथा है भाषा की समझ ना होना। इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।